आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। फ्रेंड्स, ग्लोब ये जो हम देख रहे हैं ना, इसे हम ग्लोब कहते हैं। हमारी पृथ्वी इस ग्लोब की तरह ही होती है, ठीक है। और हम अक्षांश और देशांतर जो होते हैं ना, ये रेखाएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से बनी हुई हैं, जिसके आधार पे हम कौन सा स्थान कहाँ है इसकी जानकारी ले पाते हैं, या फिर कहाँ क्या समय हो रहा है जिसकी जानकारी हम ले पाते हैं। आगे हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अक्ष क्या होता है, ठीक है। अक्ष देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी जो है फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ये हमें पता है। और ग्लोब को भी हम उस तरीके से घुमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो मैंने पहले आपको बताया कि हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जिसके आधार पर हम जगह और समय के बारे में जान पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समय समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक है। इसके ऊपर के जो भी क्षेत्र हैं, हम इन्हें उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे के जो क्षेत्र है ना, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और ये जितने भी रेखाएं बनी हुई हैं ना, इसमें इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और इन अक्षांश रेखाओं को ना अंश में मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4, अतः इसका माप होगा 360 अंश, ठीक है। 1/4 यानी कि 90 अंश। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। फ्रेंड्स, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि ये जो उत्तर में जो सारी रेखाएं हैं ना, इसे उत्तरी अक्षांश, और ये विषुवत वृत्त से नीचे दक्षिण में जो सारी रेखाएं हैं, इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो चूँकि हम इसके ऊपर में जो है, हम इसे उत्तर से डिनोट करते हैं, और दक्षिण में जो है उसे दक्षिण से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजोंटे, ये दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। तो चूँकि दिशा के साथ हमें स्थान के बारे में समझने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव ये भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है, ठीक है, ये जो हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पे है। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर वृत्त ध्रुव वृत्त, और विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जैसे ये हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ का मौसम कैसा होता है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है।
इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी कि फ्रेंड्स ये हम दिखाते हैं आपको, ये जो इलाका हो गया ना, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर, ठीक है, उष्णकटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी होती है और हमारा भारत भी इसी एरिया में आता है। मतलब भारत का कुछ हिस्सा, कुछ हम थोड़े से ठंडे क्षेत्र में भी चले जाते हैं और थोड़े से गर्म क्षेत्र में भी आ जाते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो ठंड थोड़ी होती है क्योंकि सूर्य पूरी तरह से कभी भी शीर्ष पे नहीं आता है, और इस क्षेत्र को, इन दोनों क्षेत्र को हम इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। यानी कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ ना के बराबर पड़ता है। ठीक है, इस इलाके में, तो इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, देशांतर रेखाएं, ये जो रेखाएं होती है ना, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। अभी ये देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं जो होती हैं, इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, यानी कि ये भी अंश में ही मापे जाते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, पूरे गोल नहीं है, आधा वृत्त है इनका। ठीक है, तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से निकल के फिर इधर आके घूम जाती है ना, तो ये पूरा 360 डिग्री भी नहीं बनाती, 180 बनाती है, और ये यहाँ भी ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ भी ज्वाइंट हो जाता है, और ये सारे जो होते हैं वो समान ही दूरी के होते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, वही जो मैंने बताया। ठीक है, और सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक तो फिक्स जगह डिसाइड करना पड़ेगा ना जहाँ से हम स्थिति को मापें, तो वो जो है ना वो ग्रीनिच को चुना गया। ठीक है, जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला जहाँ स्थित है। ठीक है, तो वहाँ का जो मान है ना, वहाँ शून्य देशांतर है। ठीक है, यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम की ओर गणना करते हैं। ठीक है, यानी कि इधर से हम 180 पूर्व तक गणना करेंगे और इधर 180 पश्चिम तक। ठीक है, ये देशांतर रेखाओं को प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी कि ये हो गई पूर्वी गोलार्ध और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए इन स्थानों को के देशांतर के आगे पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का प का उपयोग करते हैं। ठीक है, 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, यानी वो 180 पूर्व और 180 पश्चिम जो सेम रेखा है, क्योंकि ये सेम ऐसे चलती है ना। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो अब उस बिंदु को देखकर, ठीक है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती होंगी, मतलब ये हम 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व की ओर देखेंगे, और जहाँ पर वो रेखाएं मिलेंगे और एक दूसरे को कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही हैं, तो हम समझ जाएंगे ना कि यहाँ डुबरी है।
ठीक है। यह विंटर डुबरी का सही स्थान होगा। ये जो है हमारा ग्रीनिच है, ठीक है। इधर जो है पूरब आता है, इधर जो है पश्चिम आता है। तो पूरब की ये साइड जो इलाके हैं वो प्लस घंटे में जुड़े चले जाते हैं, और इधर जो है पश्चिम है तो इधर 1 घंटा डिस्टेंस में जाता है। मतलब कि ये यहाँ से जो भी इधर के क्षेत्र होंगे, जितना समय होगा उतना उसमें ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा भारत जो है वो यहाँ है, तो हम चूँकि पूरब के इलाके में पड़ते हैं, ठीक है। और हमारा देखिए हम यहाँ 5 घंटे या समथिंग कुछ आगे चलते हैं जो एक्चुअल टाइम है उससे, ठीक है। अब हम देशांतर और समय के बारे में समझते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, ठीक है। जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है। दोपहर के समय सबसे छोटा परछाई बनेगा और शाम के टाइम में सबसे लंबा परछाई बनेगा। इससे हम समय का अंदाज़ा हमें लग जाता है, ठीक है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि सूरज जो है ना, जब सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो वहाँ उस समय 12 बजेगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो अभी मैंने आपको बताया प्लस में जाएगा, तथा जो पश्चिम में होंगे ना उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी में लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री में घूमता है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमता है और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमता है। इसी प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब की ओर समय होगा, ठीक है, यानी कि 60 मिनट। अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अगर मान लीजिए ग्रीनिच पे अगर 12 बज रहा है तो इधर जो भी अगला जगह होगा ना वहाँ 1 बजेगा, और इसके पश्चिम में जो भी जगह होगा ना वहाँ 11 बजेगा, क्योंकि वो यहाँ इधर पूरब में 1 घंटे आगे चलेगा और पश्चिम में 1 घंटे पीछे चलेगा, ठीक है। वहाँ दोपहर का जैसे देखिए ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, मैं आपको फिर से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ग्रीनिच में दोपहर का 12 बजेगा, ठीक है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में जो भी स्थान होगा, ठीक है, वहाँ पे 1 घंटा आगे समय चलेगा, यानी कि वहाँ पे दोपहर का 1 बजेगा। वहीं ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में जो भी जगह होगा वो समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे चलेगा, यानी कि वहाँ पे 11 बजा होगा सुबह का, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय 180 डिग्री पे मध्य रात्रि होगी, यानी कि ग्रीनिच पे अगर 12 बज रहा है तो वहाँ पे जब 180 पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ जो होगी रात होगी, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजते हैं, ठीक है। अब हम उदाहरण के लिए हम मानक समय के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि देखिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, ठीक है। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक होगा कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय बना लिया जाए, ठीक है। कहना मतलब कि देश के बीच क्षेत्र से जो मतलब यमोत्तर गुजर रही है तो उसको हम देश का मानक समय बना लें, जिससे हमें आसानी होगी, ठीक है। तो इस यमोत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, जैसे कि हमारे भारत का ये हमारा मानक यमोत्तर हो गया, ठीक है। तो 82.5 पूर्व को मानक माना गया है, ठीक है। यह इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये भारत का मानक समय है, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स इस चैप्टर में। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, और प्लीज़ आप अप्रिसिएट कीजिएगा, और
जहाँ मुझसे गलती हुई होगी प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।